पेज नंबर हम कहाँ पे थे बेटा? 25 पे। अच्छा यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, इसके पीछे थे, यहाँ पे थे, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा इसको ये क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है ये? साई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साई। ठीक है। अच्छा ये क्या होता है? वेव फंक्शन। अच्छा हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर। पूरा चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है एक साइड, क्वांटम नंबर अकेले उतना इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इससे 100% आना है। ठीक है भैया? अच्छा एक बात बताओ, पिछली क्लास में बात हुई थी, दो चीजें होती हैं, एक होता है नोड और एक होता है ऑर्बिटल। नोड वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो या बहुत कम हो। ऑर्बिटल वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो। चलो अच्छा, नोड और ऑर्बिटल में अंतर बताओ। सब लोग पढ़ते रहो बेटा। बताओ नोड का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बहुत कम हो या ना हो, है ना? अच्छा ऑर्बिटल क्या, किसको बोलते हैं? ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, देखो बेटा, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब है पाई स्क्वायर का वैल्यू कुछ है, इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, इसका मतलब वहां नोड नहीं है। क्लियर है? यदि साई स्क्वायर टू 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट करने लगा? नोड को। अच्छा नोड वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 है ना? तो चलो अच्छा कहीं नोड करके एक लिख लो, नोड, नोड, नोड लिख लो। लिखो द प्लेस वेयर, द प्लेस वेयर, WHERE, द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम और 0, मिनिमम और 0। अच्छा मोस्ट करेक्ट क्या है इसमें? 0। जब 0 आंसर ना हो तो आप मिनिमम की तरफ बात करेंगे, कि 0 आंसर है तो आप मिनिमम को देखेंगे तक नहीं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा ऑर्बिटल के लिखो, यहीं पे लिखो, ऑर्बिटल लिखो, यहीं पे, यहीं पे ऑर्बिटल की एक डेफिनेशन लिख लो। लिखो, लिखो 3D स्पेस, लिखो 3D स्पेस वेयर, 3D स्पेस वेयर, WHERE बोल रहा हूं, जहां, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। अच्छा बताओ, नोड और ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा, आए ना? दोनों को पढ़ के समझ में आ गया? क्यों बेटा? चलो अच्छा अगली बात की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा बताओ, पिछली क्लास में सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन सारी कहानियां हो गई थी ना? चलो अच्छा, अब सारे बच्चे चलते हैं। देखो पहले क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले क्वांटम नंबर क्यों पढ़ते हैं यह जानना जरूरी है ना? भाई जैसे हम लोग कोई चीज भी करते हैं या पढ़ते हैं तो उसका भी हम जानते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, तभी पढ़ते हैं। और यदि ऐसा ना हो तो हम काहे पढ़े? यही तो होता है, यही होता है। हमको लगता है इससे कोई फायदा है तो पढ़ते हैं, और नहीं फायदा है तो नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है? तो हमको क्वांटम नंबर पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा जैसे मान लो विदेश में कुछ लोग रहते हैं, समझ लिया? जैसे विदेश में कुछ लोग रहते हैं तो वहां कहते हैं हम इंडिया से हैं। जैसे दो लोग मिले आपस में और वो उन्होंने क्या कहा? हम इंडिया से हैं, तो ऐसा लगता है घर का पड़ोसी ही है ना? और फिर कहीं कहते हैं अरे हम दोनों लोग तो उत्तर प्रदेश के हैं, तो लगता है अरे
हाँ, और कहीं कह दे हम एक डिस्ट्रिक्ट के हैं तो ऐसा लग रहा है एक घर के हैं। क्लियर है? ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हुआ? तो क्वांटम नंबर बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, क्या बताता है, सारी पोजीशन। अच्छा, कैसी पोजीशन? कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, कौन से सब सेल में है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, इसको बताने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वांटम नंबर। क्लियर है? तो मान लो जैसे सेल को तुमने मान लिया इंडिया, सब सेल को तुमने मान लिया उत्तर प्रदेश, तो ऑर्बिटल क्या हो गया तुम्हारा? डिस्ट्रिक्ट, है ना? अब भाई इतनी बड़ी चीज का से तुलना करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा ही पड़ा। क्लियर है ना? और आप मान सकते हो कि जैसे हमने सेल को मान लिया क्या मोहल्ला, हमने पढ़ाया ही था, तो वैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को मान लो मोहल्ला, एजीमुथल क्वांटम नंबर को मान लो क्या? घर। क्या मान लोगे? घर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को क्या मान लोगे? घर के कमरे। क्लियर है? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, यहां कोने में लिखो, अभी यहां मत लिखना, यहां लिखो। चलो अच्छा इधर लिख लो, नहीं तो तुम लोग यही गड़बड़ करते हो। देखो आज के बाद सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, यदि आपके पास ज्यादा जगह है तो पहले 20 से उसे डिवाइड कर लो, है ना? पहले आधे इसमें लिखो, जब ये खत्म हो जाए तो यहां लिखो। क्या होता है, तुम यहीं से छीछल इधर फैलाना शुरू करते हो और उसके बाद जगह नहीं बचती है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे करके लिखो, ठीक है? अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रॉन की सारी पोजीशन को बताने के लिए हमारे पास कितने क्वांटम नंबर होते मेनली? वेरी गुड, 3 होते हैं। चौथा क्वांटम नंबर सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। क्लियर है? तो चलो पहला क्वांटम नंबर हमारे पास, पहला क्वांटम नंबर कौन सा बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा उसके बाद दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा हमारे पास है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एल से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। क्लियर है? अच्छा उसके बाद तीसरा क्वांटम नंबर हमारे पास कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अच्छा उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वांटम नंबर कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो बताओ अपने पास क्वांटम नंबर कितने आए? 4। चारों के नाम बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पक्का? अब देखो बेटा, अच्छा यदि हमने ये क्या लिखा, बताओ क्या लिखा? अच्छा सेल के अंदर कौन मौजूद होता है? बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ सब सेल के अंदर कौन मौजूद होता है? अच्छा बताओ ऑर्बिटल के अंदर कौन मौजूद होता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आप यहां पे देखो क्या लिखेंगे? एन, यहां पे लिखेंगे एल, यहां पे लिखेंगे एम, और यहां पे लिखेंगे एस। अच्छा देखो इसका मतलब क्या है ना? चाहो तो आप इनको पीछे भी लिख सकते हो, मान लो किसी के पास जगह ना हो। बताओ अच्छा मैग्नेट, बताओ अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? सेल की। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? सब सेल की। अच्छा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? ऑर्बिटल की। अच्छा बताओ स्पिन क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन का, है ना? अच्छा बताओ जैसे सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, वैसे सबसे बड़ा क्वांटम नंबर कौन है? एन, उससे छोटा एल, उससे छोटा, सबसे छोटा। क्लियर है? तो बताओ ये रिलेशन समझ में आया? यदि आपसे कभी पूछे सेल में ऑर्बिटल बताओ, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ, इसका मतलब आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? एन। क्यों? सेल के विषय में जानकारी कौन देता है? सेल के विषय में कौन जानकारी देता है? एन। सब सेल के विषय में जानकारी कौन देता है? इसीलिए हम कह रहे थे इनको मन करो तो इधर भी आप लिख सकते हो, पता लगे उल्टा में जानकारी ही नहीं समझ में आ रही, जैसे आपका मन करे तो यहां भी लिख सकते हो। बताओ एन किसकी जानकारी देगा? सेल की। एल किसकी जानकारी देगा? एम किसकी जानकारी देगा?
अच्छा बताओ, स्पिन क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कह रहा था इधर लिख लो, तो ये इनकी जानकारी देगा। क्लियर है? लिखो सारे बच्चे। और तुम सारे लोगों के पास स्टिकी नोट्स होना बहुत जरूरी है। कम से कम छात्र जीवन में छात्र जीवन की तरह तो जियो। चलो अच्छा, और इसे चक्कर में तो बेचारा रह गया। समझ में आ रहा है? ज्यादा काबिल नहीं बनना चाहिए। अब बताओ, अब उनका जीवन हाइब्रिड बीज की तरह रहा? पढ़े नहीं हो? अरे हाइब्रिड बीज का किसान बीज नहीं बना पाता है, क्योंकि उसमें सेग्रीगेशन हो गया होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ। अच्छा बताओ, अच्छा एपीमेक्सिस एम्फोमेक्सिस में क्या अंतर है? चलो जो छोड़ो, आगे देखो। चलो आगे देखो बेटा। हाँ, आगे जरा ध्यान से देखो, इधर देखो। आप देखो बेटा, अब यहां पे हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे हम इस रिप्रेजेंट करते हैं? अच्छा, किसने इसको दिया था? बोर ने। क्लियर है? अब यहां पे तीन बातें आपको लिखनी है। अब आप चाहे जहां जगह हो, तीन बातें लाइन से लिखनी और लाइन डिस्टर्ब ना हो। लिखो। पहला पॉइंट सारे बच्चे लिखें। लिखो, लिखो एन, आगे ऐसे लिखो एन। देखो जगह आपके पास है ना, लिखो एन। आगे लिखो, जिधर जगह है उधर लिख लो। लिखो एन, एरो लगा के लिखो आइडेंटिफाई सेल। ये किसको आइडेंटिफाई करता है? सेल को। आइडेंटिफाई सेल। क्लियर है? पहला पॉइंट खत्म। दूसरी बात लिखो बेटा, डिटरमाइन। दूसरा पॉइंट, डिटरमाइन साइज। डिटरमाइन साइज। अच्छा बताओ, एटम का साइज क्या आपको जानकारी देता है? एटम के साइज को आप कैसे डिफाइन करोगे? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की इलेक्ट्रॉन की दूरी जितनी ज्यादा होगी, एटम भी उतना बड़ा होगा। क्लियर है? तो यहां साइज का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एटम का यदि आपको साइज रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या क्या करोगे? न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आप देख लोगे, वही एटम का साइज होगा। है ना? हाँ, तो लिखो, ब्रैकेट में लिखो साइज के आगे, इसके ब्रैकेट में लिखो, लिखो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अच्छा, ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट। ऐसा नहीं कि इनर मोस्ट वाले का आपने देख लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहां का है? आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ब्रैकेट बंद कर लो। ब्रैकेट बंद करने के बाद अभी कंटिन्यू रखना, एंड एनर्जी। एंड एनर्जी। बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई किसको करता है? सेल को। और किस चीज को बताता है? साइज ऑफ एटम की जानकारी देता है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और एनर्जी की जानकारी देता है। कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? अच्छा बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि हमको मालूम हो गया तो हम क्या क्या जान जाएंगे? क्या जान जाएंगे? साइज ऑफ एटम जान जाएंगे, एनर्जी लेवल जान जाएंगे, और क्या जान जाएंगे? सेल के विषय में सारी जानकारी जान जाएंगे। ठीक है भैया? चलो अब अगला पॉइंट लिखो। लिखो बेटा, लिखो नंबर ऑफ, लिखो बेटा, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या हमने लिखाया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सेल। सेल पे ऐसे गोला लगा लेना, इक्वल टू एन स्क्वायर। क्लियर है? फिर अच्छा एक बात बताओ, किसी सेल के अंदर, अब देखो सेल में गोला लगाना है, किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? ये कौन सा फार्मूला हमको डिसाइड करके बताएगा? एन स्क्वायर। क्लियर है?
किसी सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल पाए जाएंगे? एन स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? कमरों की संख्या। यदि हमें कमरों की संख्या पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी 2 गुना होगी, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, एक में 2 रहेगा तो बताओ बेटा 6 में क्या रहेगा? 12। 10 में कितना रहेगा? अच्छा, इससे तो कोई है नहीं। हमारे पास एक ऑर्बिटल वाला है, 3 ऑर्बिटल वाले हैं, 5 ऑर्बिटल वाले हैं, 7 ऑर्बिटल वाला है, 9 वाला है, 11 वाला है। अरे कौन कौन सा सब सेल होते हैं? एस, पी, डी, एफ, जी, एच। लेकिन हम पढ़ते सिर्फ एसपी डी के विषय, एसपी डी और एफ के विषय। क्लियर है? अब यहां पे लिखो, दूसरा फार्मूला बनाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सेल, फार्मूला नंबर 2। तो बताओ इसी में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला क्या बन जाएगा? 2n²। बेटा सेल जरूर गोले में बंद करना, कि हम किसके अंदर क्या पूछ रहे हैं ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अगला तीसरा लिखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल इक्वल टू, क्या लिखेंगे? एन एच अपान 2 पाई। हमेशा 2 पाई को अलग रखना, एन एच अपान 2 पाई। अच्छा, 4 पाई तो नहीं होगा? हाँ, वो कहां हुआ था? अनसर्टेनिटी में। क्लियर है? हमने आपको 2 पाई और 4 पाई का भी जुगाड़ बताया है। अनसर्टेनिटी वाले प्रिंसिपल में क्या आएगा? 4 पाई। हमने बोला था हाइजेन का मतलब हाई नंबर, 4 नंबर कहां आएगा? हाइजेनबर्ग में। और बोर में कितना आएगा? 2 पाई। बढ़िया है। अब सारे बच्चे इसको क्या करो, एक गोले में कर लो बंद। ये आपके तीनों फार्मूलों पे सवाल खूब मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हुआ, है ना? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। अच्छा देखो बेटा, अच्छा सेल कौन सी होती हैं? जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये आप लिखते जाना। क्लियर है? अच्छा, यदि इसको आपको नंबर में लिखना तो n इक्वल टू 1 सेल, इसको क्या लिखोगे? n इक्वल टू 2 सेल, इसको क्या लिखोगे? n इक्वल टू 3 सेल, इसको क्या लिखोगे? n इक्वल टू 4 सेल। सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं? अब हम, अच्छा ये बताओ, ये n क्या है? ये n क्या है? ये n ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना? ये n ही क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बस इतना लिख लो, बस आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर खत्म हुआ। अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल इसके बाद से शुरू होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आप बताओ कौन सा क्वांटम नंबर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर? सबसे पहला पॉइंट स्टार लगा के लिखो, 20 से पहले तो डिवाइड कर लेना। सबसे पहले स्टार पॉइंट बनाओ, लिखो। अच्छा, इसको लिखते किससे है? एल से। लिखो आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। अब बता दो बेटा, काहे बेइज्जती करा रहे हो? आइडेंटिफाई सब सेल। अभी तो ऊपर लिखाया है आइडेंटिफाई, ये किसको आइडेंटिफाई करेगा? सब सेल। अच्छा बताओ, एन आइडेंटिफाई सेल, एल आइडेंटिफाई, अच्छा अच्छा बताओ एम आइडेंटिफाई। देख लो आ गया। क्लियर है? अब देखो तीनों क्वांटम नंबर की जगह फिक्स हो गई, हो गई। क्लियर है? अब जरा यहां ध्यान से देखो, अब यहां पे स्टार लगा के लिखो, लिखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन। क्या लिखोगे?
फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, l की शुरुआत कहां से होगी, कहां से होगी, 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। क्लियर है? लिख लो लिख लो लिख लो लिखो, एक एक बात सही से आप लिखो। ठीक है, अब ये हम क्या लिख दिए, तुमको समझ में अभी आ नहीं रहा। हमने कहा मान लो हमने n इक्वल टू 3 लिया, अब ये आपका फंडा हो गया, हो गया। अब हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 3, तो l की शुरुआत कहां करना, 0 से, और कहां तक जाना, n माइनस 1 तक। अच्छा बताओ 0, 1, 2, बताओ ये 2 1 माइनस, बताओ ये n माइनस 1 है या नहीं, बताओ n का वैल्यू क्या है, बताओ। अच्छा ये कहां से हमने शुरुआत की, बताओ कहां शुरुआत की, कहां से, 0 से, कहां तक गए, n माइनस 1 तक। अच्छा यहां n क्या है, बताओ इस फार्मूले में 3 माइनस 1, तो इक्वल टू कहां तक जाना है, 2 तक। तो कहां से हम 0 से 2 तक गए कि नहीं, ये देखो हम 0 से 2 तक आए। अब आपको ऊपर लिखी गई बात समझ में आ गई, क्लियर है? अच्छा आज के बाद देसी भाषा, कुछ नहीं करना, जितना यहां लिखना हो उतने नंबर यहां लिख दो, काउंटिंग वाले नंबर। कैसे, जैसे 0 1 नंबर मान लो, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, खत्म बात। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, 0 रिप्रेजेंट करता है एस सब सेल को, 1 रिप्रेजेंट करता है पी सब सेल को, है ना, और 2 रिप्रेजेंट करता है डी को, और मान लो 3 होता तो एफ को। क्लियर है? ये आगे समझो बेटा, प्राय ये समझ में आया, क्लियर है, ये क्लियर हुआ? अब चलो अगला सवाल अपने मन से करके दिखाओ, नहीं मान रहे हो तो लिखो। हमने कहा हमने n इक्वल टू ले लिया मान लो 4, तो बताओ l इक्वल टू क्या होगा, 0 1 2 3, कोई टेंशन नहीं, 0 1 2 3, बताओ 4 नंबर तो लिख दिए ना, यहां नंबर में 0 भी काउंट करेंगे हम, 0 1 1 2 2 3 3 4, कह रहे बताओ हम गिनती पढ़ रहे हैं कि भूल रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना क्या लिखना है, यहां नंबर लिखना है और उसमें 0 को शामिल करके चलना है। अच्छा बताओ ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी सब सेल को, S, ये बताओ P, ये बताओ D, अच्छा ये बताओ F। इतना सबको समझ में आ गया, पक्का? ठीक है चलो। अच्छा अब आगे स्टार लगा के बाद लिखो, लिखो लिखो इट, इट मतलब कौन, इट मतलब कौन, एजीमुथल क्वांटम नंबर, लिखो इट डिटरमाइन, इट डिटरमाइन, इट डिटरमाइन 3D शेप, 3D शेप of orbital, 3D shape of orbital। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं बेटा, अब जितना हमने पढ़ाया उतना पढ़ लो, फिर हम सवाल करवाएं। अब जो हम सवाल करवाने जा रहे हैं, बस अभी तक हमने आपको कितने क्वांटम नंबर पढ़ाए, 2, तो अभी हम सिर्फ ऐसा सवाल करवाएंगे जिसमें अभी 2 ही चीजें इस्तेमाल हो। फिर जब हम m पढ़ा लेंगे तो ऐसा सवाल देंगे जिसमें 3 बातें इस्तेमाल हो। जब हम आपको s पढ़ा लेंगे तो हम ऐसा सवाल देंगे जिसमें चारों क्वांटम नंबर शामिल हो, है ना। तो अभी आपको सवाल जो दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, जिसमें n और l की जानकारी आपको हो। चलो सवाल लिखो, लिखो और बहुत ध्यान से देखना, लिखो इफ n इक्वल टू 5, लिखो बेटा, लिखो इफ n इक्वल टू 5 कॉमा l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0, आगे एरो लगाओ, लिखो इट रिप्रेजेंट,
इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थोड़ी सी कोशिश करो, नाकाम ही कोशिश सही। 5s, बताओ सब लोग समझ गए? देखो हमने कहा सवाल तुम्हारा क्या है, इफ n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 2, कितना? जीरो बोला, जीरो बोला, जीरो। क्लियर है? अच्छा n इक्वल टू 5 ये किसको बता रहा है? किसको बता रहा है? एनर्जी लेवल को या सेल नंबर को। क्लियर है? अच्छा ये किसको बता रहा है? अच्छा ये किसको बता रहा है? सेल को। ये किसको बता रहा है? सब सेल को, है ना? अच्छा जीरो किस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है? एस को। तो इसका मतलब ये किसकी जानकारी दे रहा है? एस को, एस की दे रहा है। अच्छा बताओ ये 5 किसको, किसकी जानकारी दे रहा है? सेल। सेल कौन सा है? 5। अब दोनों को मिला के लिख दो, ये क्या हो गया? ये जानकारी दे रहा है 5s की। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब हम आपसे पूछ सकते थे 5s की क्वांटम नंबर बताओ, 5s के क्वांटम नंबर बताओ, 5s का क्वांटम नंबर बताओ, प्रिंसिपल भी बताओ और एजिमुथल भी बताओ। क्लियर है? तो यदि हमने बोला 5f के प्रिंसिपल और एजिमुथल क्वांटम नंबर बताओ, तो बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। ये सब सेल को। ये सब सेल कौन सी है? जीरो। ये कौन सी है? एनर्जी लेवल या n कौन सा है? 5। तो n इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 0। उल्टा भी सवाल बन सकता है। क्लियर है? अगला सवाल लिखो, लिखो बेटा अगला सवाल लिखो, इफ n इक्वल टू 3, लिखो बेटा इफ n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2, लिखो इफ n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, आगे एरो लगा के लिखो इट रिप्रेजेंट। बताओ हमने कहा n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2, है ना? ये बताओ कौन से सेल की जानकारी दे रहा है? तीसरी सेल। अच्छा ये कौन सी सब सेल? बताओ बताओ ये कौन सी किसकी जानकारी दे रहा है? डी की। डी मिला के एक साथ लिख दो, ये किसकी जानकारी दे रहा है? 3D। क्लियर हुआ? सवाल सही समझ में आ रहा? अब तुम अगला सवाल लिखो, लिखो लिखो इफ n इक्वल टू, ये समझ में आया? लिखो इफ n इक्वल टू 2 एंड, दूसरा लिखो एंड l इक्वल टू 2, n भी दो l भी दो, आगे लिखो इट रिप्रेजेंट। आगे लिखो तो, हाँ लिखो इट रिप्रेजेंट। आंसर बताओ बहुत जल्दी से। गलत बात, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कभी n के बराबर l नहीं हो सकता, n से हमेशा l एक नंबर छोटा होगा, जो कि अभी हमने देखा है। n 3 है तो l मैक्सिमम 2 ही तो है। क्लियर है? आगे लिखो नॉट पॉसिबल और इस पे स्टार लगा लेना। ऐसे सवाल वहां पूछेगा और ये जो तुमने ये बोला था ये ऑप्शन पहला होता वहां, है ना? आपको भी लगता कि पढ़ा तो है हमने। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, लिखो n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 4। इट रिप्रेजेंट नहीं, लिखी लो, सब लिखवा दें। लिखो इट रिप्रेजेंट। ठीक है? इसके आगे एरो लगा के लिखो क्या? नॉट पॉसिबल। अरे जब एक, समझ रहे हो ना, जब बराबर हो नहीं सकता तो एक बड़ा कहां से हो जाएगा?
क्लियर है। आगे इसके लिखो नॉट पॉसिबल। हमने आपको रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके सिखाए, कहां कहां नहीं हो सकता और कहां कहां हो सकता। अब जरा चारों सवाल पढ़ो एक बार, कैसा महसूस कर रहे हैं। हमने कहा जितना पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उतना अकेले क्वांटम नंबर, सवाल क्वांटम नंबर का ही मिलना है, बाकी तो सब मोह माया है बेटा। कल से रिवीजन बंद है। चलो अच्छा, चलो अब डिब्बे के अंदर 3 आपको फार्मूले लिखने हैं। इनसाइड डिब्बा 3 फार्मूला, जैसे ऊपर 3 फार्मूले आपको लिखवाए हैं। अच्छा, ऊपर कौन से फार्मूले लिखाए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सेल, इन द सेल फार्मूला क्या है? n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल कितना, क्या लिखा है? 2n², है ना। सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n h/2π। n को अलग रखना और h/2π को अलग रखना। सेम ऐसे ही 3 फार्मूले बनेंगे, कहां पे? एजीमुथल में। पहला सवाल लिखो, इसका पहला फार्मूला लिखो, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, लिखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, क्या लिखोगे? पहला फार्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सबसेल। सबसेल पे यहां गोला लगा लेना। अच्छा, वहां किस पे गोला लगवाए थे? सेल पे। तो ये आप बहुत बारीकी से देखना, वो सेल की बात के अंदर बात आपसे पूछ रहा है कि सब सेल के अंदर की बात पूछ रहा। फार्मूला यहां क्या हो जाएगा? 2l+1। क्या लिखोगे? 2l+1। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब सेल। बताओ अच्छा बेटा, फार्मूला क्या हो जाएगा? जितने ऑर्बिटल होते उसके 2 गुना इलेक्ट्रॉन। तो इसी फार्मूले को आप क्या करो? 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2l+1। क्लियर है। लास्ट लिखो एंगुलर मोमेंटम, लिखो लिखो बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फार्मूला बहुत ध्यान से देखना। ये होता √L+1 और आगे बाहर इसके क्या होगा? h/2π। हमने कहा था h/2π अलग रखना, क्योंकि वो सारे फार्मूलों में कॉमन होगा, बदलेगा बस ये। बताओ, जब हमने सेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम निकाला था तो जहां √L+1 है वहां क्या था? n था। बाकी देखो h/2π वहां पे भी था और यहां पे भी है। क्लियर है। अच्छा, तुम लोग एक साथ तो नहीं, आगे पीछे बैठे, फिर भी तुम इनडायरेक्टली पास हो, है ना। तो कम से कम मिनिमम 1 सीट की दूरी होनी चाहिए। क्लियर है। अब ये क्या करो, इन फार्मूलों को आप एक डिब्बे में बंद कर लो। आए? अच्छा, यहां बताओ एल क्या है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। पता लगे पूरा पढ़ लिए और वहां लेंथ ढूंढ रहे हैं। चाहे फार्मूले में लेंथ मिल जाता तो ऑर्बिटल हम निकाल देते। समझ में आ रहा? तो एल लिख लो इन फार्मूलों में। जो ये एल है वो क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या, कौन सा आपका क्वांटम नंबर समाप्त हुआ? एजीमुथल। अब एक बार पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। सबके पास क्वेश्चन का रजिस्टर होना बहुत जरूरी है ना। सारे ऐसा मत करना कि कहीं पे भी सवाल लगा लिए। अब एक आपका पर्टिकुलर रजिस्टर होना चाहिए जिस पे सवाल आप लगाते चलो। क्लियर है। हाँ, तो कोई पत्रकार नहीं बनेगा, जहां मन करे वहीं सवाल सॉल्व कर लिए, पत्रकार हो गए। ऐसा नहीं, ये रजिस्टर होना चाहिए, है ना। उससे मान लो तुम्हें कभी कोई सवाल देखना है, समझना है, तो अपना रजिस्टर खोला, अपने पास सवाल लगा हुआ है, चेक कर लिया। क्लियर है। चलिएगा, अगला कौन सा है? अच्छा,
एक शब्द एजमुथल में लास्ट एक शब्द लिख लो। लिखो बेटा, लिखो एजमुथल में एक शब्द लिख लो, एकदम हेडिंग के पास लिखो, गिवन बाय, गिवन बाय सोमरफेल्ड, गिवन बाय सोमरफेल्ड, SOMMER, आगे फील्ड तो लिख ही लोगे। हाँ, सोमरफेल्ड, ठीक है, SOMMER है, ठीक है, सोमरफेल्ड। ठीक, क्लियर हुआ? अरे ये पूछे उछे नहीं जाते हैं, बस ऐसे क्लियर है। क्वांटम नंबर पढ़ो बस। सोमरफील्ड नहीं लिख पा रहे हो, सोमर का स्पेलिंग भी बोल दिए, है ना, सोमर, अरे कुछ भी बोल रहे हो, स्पेलिंग तो बोल दिए ना, वही लिखो। चलो, फील्ड की स्पेलिंग आता ही नहीं हमको, है ना, हद है। चलो, कोई किसी को बताएगा नहीं, इग्नोर मारो, कोई कोई पूछ रहा, इग्नोर मारो। चलो आगे लिखो। अगला कौन सा बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके विषय में जानकारी देगा? ऑर्बिटल के विषय में जानकारी देगा, देगा कि नहीं देगा? तो चलो इसमें एक दो बातें लिख लेते हैं। लिखो बेटा, लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें। अच्छा, जहां ऑर्बिटल क्वांटम नंबर लिखा उसके बाद एक इसी को ऑब्लिक करके एक और लिखो, इसी का ना दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। लिखा है क्या? लिख लो, इसी को दूसरा नाम क्या होता है? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। अरे हेडिंग में ऑब्लिक करके लिखो, वो अलग बात लिखी, वो अलग बात है। मैग्नेटिक क्वांटम का दूसरा, क्वांटम नंबर का दूसरा नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। एजीमुथल का दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दूसरा नाम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सारे बच्चे वहीं पे एक जुगाड़ लिखो, यहीं पे लिखो MOD, MOD, मोड लिख देना ऐसे, मोड, ठीक है। M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, O का मतलब ओरिएंटेशन, D का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? नीचे लिखो, इसका फुल फॉर्म लिखो सारे बच्चे। MOD का फुल फॉर्म बताओ। M का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, O का मतलब ओरिएंटेशन, किसका ओरिएंटेशन? ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन, है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। MOD का फुल फॉर्म लिख दो। आज के बाद जब भी आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आए तो तुम लोग क्या बोलोगे? मोड। क्या बोलोगे? मोड। मोड का फुल फॉर्म बताओ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब सारे बच्चे आ जाओ, देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नीचे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? डिटरमाइन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल दैट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड विद रेस्पेक्ट क्या लिखा? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर है? ये जरा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल पे इसको अंडरलाइन करो। कर लिया बेटा? चलो, अच्छा एक बात बताओ, बोलो ऊपर वाला नीचे वाले की जानकारी देगा, ठीक है। अच्छा देखो, N ने किसकी जानकारी दी थी? L की। L किसकी जानकारी देगा? M की। M किसकी जानकारी देगा? S की। क्लियर है? अच्छा उल्टा बोलो, नीचे वाले की जानकारी ऊपर वाले से होती है ना। जैसे आपको M निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसके ऊपर वाले की यदि आपको जानकारी हो जाए तो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल लोगे। अच्छा, M के ऊपर कै लोग हैं? 2 लोग, तो दोनों में से किसी की जानकारी आपको हो तो आप M निकाल दोगे। क्लियर है?
यदि आपको एल की जानकारी करना है तो एल के ऊपर कौन है, एन, एन की जानकारी हो जाए, है ना। अब बच्चा कहता है सर एन, तो हमने क्या बोला है, वो जन्म नहीं लिया है, वो अवतार लिया है, वहां से बात खत्म करो, नहीं समझ रहे हो। जो बात हमें समझ में ना है भगवान से जोड़ दो, नहीं समझ रहे हो, वो अवतार लिए हैं, बात खत्म। हाँ, इंसान जब बातों को नहीं माने तो उसे भगवान से जोड़ दो, आदमी मानने लगता है, समझ में आ गया। मनुष्यम परम बेकूफम, क्या बेकूफम, समझ में आ गया। जो जो बात इंसान धीरे से ना माने उसे प्रभु से जोड़ दो, मानने लगेगा, बउरा रहा उसी में, समझ में आ रहा। चलो अच्छा आगे देखो, आप देखो ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब यहां पे स्टार लगा के एक बात लिखो, देखो यहां ठीक ठाक जगह है, लेकिन ठीक ठाक जगह है तो ठीक ठाक इसमें बातें भी हैं। तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांट लेना, सबसे पहली बात इसको दो भागों में बांटो, ये भी थ्योरी का पार्ट है ना। हाँ, फिर यहां लिखो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, क्या हमने लिखा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, है ना। एम इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल 0 टू प्लस एल, क्या लिखना है, माइनस एल, फिर उसके बाद क्या है 0, फिर प्लस एल। पहले इतना लिख लो, अभी इसी सवाल लगवा रहे हैं तब समझ में आएगा, या थ्योरी ही पढ़ के सब कुछ समझ में आता तो फिर क्या था। बंदूक ले लिए, चलाना नहीं आ रहा, तो अभी बंदूक लिए हैं, अब चलाना सीखेंगे। अब सुनो, जैसे मान लो आपको दे दिया L इक्वल टू 2 दे दिया, और आपसे M पूछ रहा है, तो अब आप क्या करोगे, देखो माइनस, या देखो माइनस से शुरू करना और प्लस तक जाना, तो कैसे लिखना, -2 -1 0 +1 +2, क्लियर है। कहां शुरू किया, -2 से, कहां तक आए, +2 पे। अब देखो आना कैसे है, जैसे -2 है, अच्छा एक बात बताओ, तुम हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखना, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा +1, +1 से बड़ा +2, ठीक है, ये लिख लोगे ना। चलो ये काम खत्म। अब हमने कहा मान लो L इक्वल टू हमने 3 दे दिया, तो अब क्या लिखोगे, M इक्वल टू क्या लिखोगे, -3 -2 -1 0, ये सब कॉमा लगा के लिखना, फिर +1, फिर +2 और फिर +3। तो एक एग्जाम्पल आपको यह समझ आया और एक एग्जाम्पल आपको यह समझ में आया, लिख लोगे, अब लिख लोगे। अब हां लिखो, अब हम आपको 3 क्वांटम नंबर को मिक्स करके सवाल बनाने जा रहे हैं, कितनों को, 3, क्योंकि देखो n हम जान ही गए, l हम जान ही गए, आज हम m भी जान गए, तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा सवाल देंगे जिसमें 3 क्वांटम नंबर आपसे पूछे जा सके। अब सारे बच्चे समझ लेना कि ये एक एल की वैल्यू के लिए एक एम का वैल्यू है, जितने एल उतने टाइप के एम। कैसे, देखो देखो बेटा, एफ लिखो, एफ सवाल लिखो, सवाल लिखो एफ, और ज्यादा फैल के ना लिखना, आराम से लिखना, क्योंकि आगे हमें जगह थोड़ी सी और चाहिए। लिखो एफ एन इक्वल टू 3, एफ एन इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 3, एफ एन इक्वल टू 3, फाइंड एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
फाइंड azimuthal and magnetic quantum number. Find L and M. क्लियर है? अब एक बात बताओ, यदि n इक्वल टू 3 है, यह आपका क्वेश्चन हो गया, तो L इक्वल टू क्या होगा? 0, 1, 2। तो अब देखो M क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखो, L के लिए L की शुरुआत देखो, गिवन वैल्यू ऑफ एल के लिए एम क्या होता? माइनस से शुरू करो, 0 पे जाओ, फिर प्लस पे जाओ। तो आप इसको लिखोगे तो नहीं कि -0 फिर 0 फिर +0, तो सिर्फ क्या लिख दोगे? 0। अब देखो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसके लिए आप क्या लिखोगे? -1 0 और +1। फिर इसके लिए क्या लिखोगे? -2 -1 0 फिर +1 फिर +2। क्लियर है? आ गया लिखना? ये सिर्फ एक गिनती के लिए लिखे थे, और इसमें जितनी गिनतियां हैं उन सब के लिए लिख रहे हैं। बहुत दिन तक तो यही नहीं समझ में आता है। ये सवाल समझ में आया? क्लियर है? अब चलो इसको हम चेक कराते हैं। अब सुनो, हर एक नंबर एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हमने बोला? हर एक नंबर एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा। क्लियर है? तो बताओ, जिसका क्वांटम नंबर 3 होगा उसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। अभी फार्मूला पढ़ाया है, किसी सेल के अंदर ऑर्बिटल का फार्मूला होता n²। बताओ, देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, फार्मूला क्या है? n²। अच्छा, यहां n का वैल्यू क्या है? 3। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। ये तो फार्मूले से आया। अब गिन भी लो, आ जाएगा। कैसे? बताओ, m किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरी गुड, ऑर्बिटल को। क्लियर है? m किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को। अब जरा ध्यान से देखो सारे बच्चे, सबको दिखने लगा होगा। बताओ कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधे ऐसे निकाल लो, फार्मूले की जरूरत है नहीं। हर एक नंबर एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? हाँ, फार्मूले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने आपको एक क्रॉस चेक करा दिया है कि चाहे फार्मूले से लगा लो और चाहे ऐसे लगा लो। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ रही? चलो आगे लिखो, अगला दूसरा सवाल देते हैं। और जिसको ना समझ में आए पूछ जरूर लेना। बताओ, बोलो, m का हर नंबर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? बताओ, l इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू ऑल्सो 0। क्लियर है? m इक्वल टू l इक्वल टू 1 तो m इक्वल टू -1 0 +1। l इक्वल टू 2 तो m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2। क्लियर है? जब आप l की एक वैल्यू जानना तो एक का प्लस माइनस लिखना, और जितनी वैल्यू l की जानना तो फिर सबकी लिखना। समझ में आया? दो बातें अलग अलग हुई। क्या हमने बोला? जब आपको एक l की वैल्यू दे तो उसको माइनस से शुरू करके उसको प्लस तक ले जाना। जब आपके पास l की वैल्यू बहुत सारी हो तो हर एक नंबर के लिए प्लस माइनस, हर एक नंबर के लिए प्लस माइनस अलग अलग लिखना। क्लियर है? चलो अगला सवाल लिखो। अब इसको अपने मन से कैलकुलेट करना। लिखो, इफ n इक्वल टू 4। लिखो, इफ n इक्वल टू 4 देन फाइंड all values of
L एंड M, L एंड M। तो आपको L और M की सारी वैल्यूज हमें बतानी है। हाँ, वेरी गुड। आप देखो सवाल बढ़िया समझ में आ गया सब लोगों को। n इक्वल टू 4 है तो L इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2, 3। तो आप बताओ M। अब यहां बताओ कितने नंबर आए, 4 नंबर आए। तो अब सबके लिए M अलग अलग लिखो। इसके लिए 0, इसके लिए -1, 0 और +1। अच्छा, इसके लिए -2, -1, 0, +1, +2। अच्छा, इसके लिए बताओ -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ये सब बेटा कॉमा लगा के लिखना। अब अच्छा यहां गिनो जरा कितने ऑर्बिटल हैं, 16 है, 16 है। अब इसे फार्मूले से क्रॉस चेक करो। 4 का स्क्वायर का क्या करोगे, 16। गिन लो तब भी 16। बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर। पढ़ो बेटा, गिनो। अच्छा 16 गिनाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ऑर्बिटलों की संख्या कितनी आई, 16। पक्का हुआ, क्लियर है, हम निकालना जान गए। अच्छा, अब तुमको एक थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल बताने जा रहे हैं। 15 है। अच्छा, तो एक आधा देखो तुम्हारे कहीं छिप गया होगा, है? हाँ, कभी कभी होता है ना, जैसे कह दो कि अच्छा सबको गिनो, तो गधा अपने आप गिनते नहीं। नहीं, फिर कहता आदमी तो एक कम पड़ रहा। और वो कौन होता है, वो वही होता है। कह रहा आदमी तो 16 थे, है ना, वो गिन रहे हैं तो 15 आ रहे हैं। तो किसको नहीं गिना उसने, अपने आप को नहीं गिना, है ना। तो यही है, पर वही होता है। चलो ये ठीक, कोई बात नहीं। तो मान लो आज सुबह नहाया नहीं होगा, है ना, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो अब जरा ध्यान से देखो। अब चलो अगला सवाल, अगला सवाल। एक अच्छा देखो, अब तुम लोग यदि रजिस्टर अलग से रखते तो अब जैसे हमारे मन में बढ़िया बढ़िया सवाल आ रहे हैं, सब लगवा दिए होते, नहीं समझे। और जगह के चक्कर में फिर मामला गड़बड़ा जाता है। अरे पीछे बहुत जगह नहीं है, लिखो। सवाल लिखो, आज देखो बढ़िया सवाल लिखो, लिखो। फाइंड ऑल क्वांटम नंबर, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ये सवाल कैसे लगेगा। हाँ, सबसे पहले सुनो, सबसे पहले हमको सोडियम का क्या मालूम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। फिर इसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। यहां तक तो हमने पूरा लिख दिया। अब देखो नवा इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा, क्लियर है, 9th इलेक्ट्रॉन। अरे हमने क्या पूछा है, 9th इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। यही तो सवाल का जादू है। हमने किसके लिए पूछ लिया, पर्टिकुलर 9th इलेक्ट्रॉन। सवाल अच्छा सब लोग पहले पढ़ो, नहीं फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। क्या हमने पढ़ाया, बताओ क्या पढ़ाया। फाइंड आउट ऑल ऑल क्वांटम नंबर फॉर 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, क्लियर है। अच्छा देखो, 2 और 2 कितना हो गया, 4। 4 के बाद देखो 6 4 10, यानी हो ना हो नवा इलेक्ट्रॉन यही इसी के अंदर है, क्लियर है। अच्छा यदि 9th इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम निकालेंगे
तो अब बताओ ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2p5। आधे लोग नहीं समझ पाए कैसे। अब देखो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, तो 1s2 2s2 और 2p5। तो देखो अब 9 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, 4 और 4 5 9। क्लियर है, सवाल समझ में आ रहा ना। देखो अब जमाना बदल रहा, सवाल भी बदलेगा। अब देखो ये किसको बताता है, n को। इसका मतलब यहां n इक्वल टू क्या दिया गया है, 2। अच्छा l इक्वल टू क्या है, अब देखो l किसको बताता है, सबसेल को, और सबसेल यहां क्या है, p। तो p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1। एक जमाने पहले पढ़ाया था। क्लियर है, यहां जीरो कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ क्लियर। अच्छा अब m इक्वल टू बताओ क्या होगा, -1 0 +1। क्लियर है, लेकिन 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 अभी ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अब बताओ बताओ p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो ये कौन है, px। ये px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, ये px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, लेकिन ये pz होगा। ये बात फिक्स है, ये बात लिख लो बेटा, लिख लो इस बात को, नहीं तो ये सवाल गलत होगा। हमेशा ये pz फिक्स होगा, और px ये हो गया तो py ये हो जाएगा, और py ये हो गया तो px ये हो जाएगा, लेकिन pz हमेशा यही रहेगा। इस सवाल को हल्के में ना लेना बेटा। क्लियर है, और नहीं तो फिर आए आए करोगे जब हम यही सवाल तुमसे पूछेंगे। आजकल तो हम उसी मूड में हैं कि जो लगवाएंगे वही सवाल तुमसे हम पूछेंगे टेस्ट में, फिर हम उनको देखेंगे कि गलत किसका हुआ। क्लियर है, अब सुनो, अब देखो इलेक्ट्रॉन आप भरते कैसे हो, बताओ इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरते हो। अब आपके पास बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 है ना पी में। तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका 1 2 3 4 5। बताओ 9th इलेक्ट्रॉन यही तो है, ये वाला। ये कहां आया है, कहां आया है, pz में आया है। तो अब यहां सिर्फ वैल्यू क्या होगी, 0। अब इसका आंसर क्या होगा, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 0। ये इसके हुए आंसर। 9th इलेक्ट्रॉन कहां गया, pz में। ये आंसर हुए। जिसको अभी कहीं ना समझ आया हो तो पूछ लो, बहुत बेहतरीन टाइप का सवाल बनता है। आज के युग में ये सवाल बनेगा। वो जमाने चले गए कि n इक्वल टू 3 है तो ये बताओ 0 1 2, वो जमाने चले गए। अब इस लेवल के सवाल पूछेगा। क्लियर है। अब देखो आपसे पूछा कि सोडियम के 9th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर बताओ, तो आपसे देखो सवाल में 2 चीजें पूछ ली। सबसे पहले उसने आपका चेक किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आता है कि नहीं, दूसरा क्वांटम नंबर, और तीसरा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। 3 चीजें एक सवाल में पूछ लिया। यह सवाल कितने बच्चों को समझ में आया। अब सुनो, वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब देखो इधर इधर, अब हम समझा रहे हैं बेटा, है ना, बतिया रहे हो। जब खत्म हो जाएगी कहानी फिर आए करोगे, वही करना। अब सुनो, हमने बोला है 9th इलेक्ट्रॉन के लिए सारी क्वांटम नंबर बताओ। अब सुनो बेटा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो 9वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया। किसके अंदर आया, इसके अंदर आया। क्लियर है। अच्छा आपका मन करे तो आप इसको ऐसे ना तोड़ो, सीधा यही लिख लो। अब आपको तो पता है ना कि आपका 9th इलेक्ट्रॉन यही मौजूद है इसके अंदर। अच्छा ये नंबर किसको बताता है, n को। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2। अच्छा अब ये हो गया सेल और ये हो गया सबसेल। कौन सा सबसेल है, क्योंकि l किसको पकड़ता है, सबसेल को। किसकी जानकारी देता है, सबसेल को। तो p के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 1।
देखो कॉपी में देखो, नहीं कॉपी में देखो, सब लोग देखो, L का वैल्यू 0 S को रिप्रेजेंट करता है, L का वैल्यू 1 P को, 2 D को और 3 F को। ये दो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोबारा कोई अभी है कोई पूछने लायक, है ना? अब आ जाओ M के लिए। अब L की हर वैल्यू के लिए M के वैल्यू माइनस से शुरू होगी, 0 फिर प्लस तक जाएगी। अब हमने 1 को लिखा -1, 0 और अच्छा, हर एक नंबर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल वाला कौन सा सेल? P। फिर हमने P के कौन से ऑर्बिटल बनाए? तीनों। क्लियर है? अब यहां एक नई चीज सीखा हमने। क्या सीखा? Px Py ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन Pz हमेशा यही होगा, और ये वैल्यू क्या है? फिक्स। अब हमने 9 इलेक्ट्रॉन भरे। कैसे भरे? हुंड ने क्या कहा? पहले सबको एक एक पूड़ी दो, और जब बच जाए तो वहीं से पूड़ी देना शुरू करना जिसको पहली पूड़ी दी हो। जैसे मान लो आपने क्या है, जैसे शादी बारात में है और सब लोग बैठे हैं, आजकल तो कुकुर भोज होता है, वैसे तो नहीं समझ रहे हो, ले ले भगो खाना, नहीं समझ रहे हो? तो जैसे मान लो लोग बैठे हैं, इज्जतदार खाने मतलब बारात है, समझ रहे हो ना? तो उसमें बैठे हैं लोग और खाना देने वाले लोग हैं, समझ रहे हो? तो जैसे यहां से उसने कुछ सामान देना शुरू किया तो पहले एक एक बांटेगा सबको, फिर मान लो बच गया सामान अभी, तो फिर यहीं से फिर क्या करेगा? फिर डबल करना शुरू करेगा, पेयरिंग करना शुरू करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इधर से उधर दे के आया और उधर से डबल कर दे, तो ये बवाल मचा देगा, नहीं समझ रहे हो? क्योंकि ये बहुत देर बाद इसका नंबर आएगा। क्लियर है? तो फिर यहीं से बटेगा। तो हुंड का नियम क्या है? सबके सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दो, और यदि क्लॉकवाइज इंटर कर गए हो इलेक्ट्रॉन तो सबको क्लॉकवाइज वाला ही इलेक्ट्रॉन दो। कहे अच्छा इलेक्ट्रॉन हम सबको एक एक देंगे, इधर क्लॉकवाइज दिए, इधर एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो ना? तो एक को पूरी और एक को कचौड़ी हो गई, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। नहीं समझ में आया? तो समझ रहे हो? नहीं, फिर बवाल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो सबको इलेक्ट्रॉन एक एक दो, जैसा पहले वाले को दियो सबको वैसा दो। यहां तक आए 3 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो बाकी ही है ना, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पी के अंदर कितने हैं? 6। लेकिन हमको 6 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 5वां इलेक्ट्रॉन। देखो पी का 5वां इलेक्ट्रॉन ही हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन है। अरे नहीं समझ में आया? पी का 5वां इलेक्ट्रॉन ही तो हमारा 9th इलेक्ट्रॉन है प्रभु। क्लियर है? फिर हम यहां शुरू किए, ये कौन? चौथा इलेक्ट्रॉन। ये कौन? 5वां इलेक्ट्रॉन। 5वां इलेक्ट्रॉन कहां आया? यहां। यही तो 5वां इलेक्ट्रॉन ही तो अपना 9th इलेक्ट्रॉन है। अरे 2 2 4 और 4 5 9, बाकी के कूड़ा, उससे हमें मतलब ही नहीं। क्लियर हुआ? तो बताओ, ये px हो सकता, py हो सकता, ये px भी हो सकता, py भी हो सकता, लेकिन हमेशा ये बीच वाला pz होगा। ये बात 100% फिक्स है। तो बताओ, अब अपना 9वां इलेक्ट्रॉन कहां आया? कहां आया? pz में। अच्छा बताओ, pz में अपना कौन सा इलेक्ट्रॉन आया? 9वां। अच्छा बताओ, 9वां कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है? 0 को। किसको? 0 को, है ना? तो बताओ m का वैल्यू क्या रखेंगे? 0। यही सवाल फंसता है। क्लियर है भाई? 9वां इलेक्ट्रॉन कहां आया? बताओ, 9वां इलेक्ट्रॉन यही तो आया, यही तो है 0। अब हम px में पूछते। अच्छा चलो, इसी के लिए एक दूसरा सवाल लिखो। दूसरा सवाल लिखो, लिखो। आप सब जवाब अपने मन से देंगे। क्लियर है? फाइंड ऑल क्वांटम नंबर। फाइंड ऑल क्वांटम नंबर फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। अरे सवाल वही है, 9th की जगह 10th कर लो। क्लियर है? अब सुनो, आगे बढ़ें। अच्छा बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सबसे पहले तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। लेकिन अपना 10वां इलेक्ट्रॉन कहां है? अपना 10वां इलेक्ट्रॉन इनके अंदर है। कैसे? 2 2 4 और 6 4 10। 10वां इलेक्ट्रॉन किसके अंदर मौजूद है? इसके अंदर।
है ना। अच्छा, तो आप सीधे यहां से 2p6 निकाल के बाहर रख लो, बाकी सब आपके लिए कूड़ा। निकाल लिया। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एन। एन इक्वल टू क्या है? 2। अच्छा, एल इक्वल टू इस, ये किसके विषय में जानकारी देता? सबसेल। सबसेल कौन सी है? पी। पी के लिए वैल्यू 1। क्लियर है। अच्छा बताओ, एम का वैल्यू क्या होगा? -1, 0, +1। क्लियर है। अब आप पी ऑर्बिटल इसी के नीचे ऐसे सजा दो, यानी अब जरा ध्यान से देखो, ये नंबर इसको बता रहा, ये नंबर इसको बता रहा, और ये नंबर इसको बता रहा। इतना तो क्लियर हो गया। अब सुनो, अच्छा ये क्या है? ये px भी हो सकता है और ये py भी हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है? ये px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि ये pz होगा। ये चीज फिक्स है। अब इलेक्ट्रॉन भरो 10। देखो 1 2 3 4 5, नहीं 5 का है, यहां तक तो 4 था ही था। 4 था ही था, इसे भरोगे तो कहां भर पाओगे? 4 तो यहां था ही था। 5 6 7 8 9 10। 10वां इलेक्ट्रॉन कहां आया? +1 में। अब यहां का आंसर देखो कैसे बनता है। यहां आएगा n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू आएगा +1 r -1। यहां का आंसर ऐसे देगा। क्यों देगा? क्यों देगा? हो सकता है कि ये py हो, ये px हो सकता है ये px हो तो ये py होगा। ये px py की प्लेसेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसकी प्लेस कभी चेंज नहीं होगी। बहुत बढ़िया सवाल बनता है। क्लियर है। जो ज्यादा काबिल बने उससे यही सवाल पूछो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, फिर नहीं उठेगा। ठीक है, ये सवाल समझ में आ गया। अब देखो आंसर, जब px py की बात होगी तो हमेशा यहां और करके दोनों ऑप्शन लिखे होंगे, क्योंकि वैल्यू फिक्स होती नहीं। क्लियर है। और मान लो यहां और करके एक ही वैल्यू लिखिए, तो आप मन में ये मान लेना, अच्छा ये +1 में है। यहां +1 भी सही है और -1 भी सही है, लेकिन यहां के लिए सिर्फ 0 सही है। क्लियर है। मान लो उसने ऐसे दे दिया, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू +1, ये भी आंसर सही है। मान लो उसका मन आ गया, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 और m इक्वल टू दे दिया -1, ये भी आंसर सही है। ये भी आंसर सही है। क्लियर है? कुछ समझ में आया? नंबर 1 का सवाल बनता है बेटा, ये सीख लो सीख लो। यही वो सवाल है जो तुम्हें भीड़ से अलग कर देते हैं। समझ में आ रहा? यही वो सवाल है। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबको पता है। ये तुमको यदि आता है तो तुम किसी से अलग नहीं हो। कैसो 6 हड्डी होती हैं, ये तुम्हें पता है तो तुम किसी दूसरे से अलग नहीं हो। क्लियर है? कुछ समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अब तुमको यह पता है कि एमिगडाला का काम क्या है, तब तुम दूसरों से अलग हो। एमिगडाला का काम क्या है? एक लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है? लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? ये इमोशनल ब्रेन है। ठीक है। हाँ हाँ, बताओ बताओ। लिम्बिक सिस्टम कितने लोगों से मिलके बनता है? बताओ कौन कौन से? हाँ, वाह भाई वाह। हाँ 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 हाँ। ठीक है। 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है। देखो, जो लोग बड़े इमोशनल होते हो उनको लार टपकती है सोने पे। लार समझते हो? है ना? क्यों? क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस बाकी लोगों से बड़ा है। क्लियर है। तो वो सोते समय लार टपकाते हैं।
समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ गया? और ऐसे लोग इमोशनल होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। तो आगे देखो भैया, ये हो गया। यहीं आ जाओ, फिर यहीं आ जाओ। अच्छा बताओ, इतना सवाल हो गया। अब एक काम करो, क्या करना है? एक काम करना है ना? अच्छा, ऑर्बिटल की डेफिनीशन हमको मालूम है। सुनाओ बेटा, सुनाओ, सुना दो बेटा, सुनाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम पढ़ाते इसीलिए हैं कि तुम याद ना करो। हाँ, बताओ। ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो, उसी का नाम ऑर्बिटल होता है। ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना हो या जीरो हो, वो नोड है। क्लियर है? अच्छा, नोड रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर। साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और साई इक्वल टू समथिंग है तो वहां पर नोड नहीं है। और साई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब वो नोड की बात कर रहा है। क्लियर है? अब सुनिएगा बेटा, अब तुम लोग एक काम करो। जगह है कितनी है? यू है बहुत जगह, और बाकी लोग के पास नो जगह, ये कैसे है? जगह है पक्का। सारे लोग एक काम करो, यदि यहां जगह ना हो तो पलट के एकदम पीछे चलो। देखो एकदम पीछे वाले पेज पे चलो। देखो पेज नंबर बताओ, खत्म कहां से है? 33 से खत्म है, 34 पे चलो। यहां पे, हाँ यहां तुम जिसके पास यहां जगह यहां लिख लेगा, नहीं तो पलट के वहां जाओ। लेकिन यहां कुछ निशान लगा दो कि ये यहीं की बात वहां पढ़े हैं, पता लगे। यही नहीं पता कि यहीं का टुकड़ा उधर हमने पढ़ाया है। समझ में आ गया? और ढूंढ रहे हैं, कहें ये सवाल लग नहीं रहा, नहीं समझ रहे हो? तो अब वहां हेडिंग डालो ऑर्बिटल। हेडिंग डालो ऑर्बिटल, इसी का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट वहां जा रहा है। हेडिंग डालो ऑर्बिटल, और सारे लोग नकल करके इसका डेफिनेशन लिख लो। अरे हद है यार, याद होगा ना? ऑर्बिटल अब नहीं लिखवाएंगे, क्या डेफिनेशन होती है, लिखो अपने मन से लिखो। हाँ हाँ लिखो। अरे तुम्हारे पास लिखवाई तो है यार, लिखो बेटा, लिख लो ऑर्बिटल के डेफिनेशन लिखो। लिख लिया? ऑर्बिटल का क्या लिखा? 3D स्पेस अराउंड द, अच्छा अराउंड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखा है? हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा किसके चारों तरफ होती है? न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो कहीं ऐसे लिख के आ जाए ऑर्बिटल क्या है ना? तो कहीं ऐसे लिख के आ जाए 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। समझ में आ गया? अच्छा बताओ, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता? अराउंड द न्यूक्लियस ही तो होता है। ये तो बात जानकारी है ना? तो क्या लिखेंगे? 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, है ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? अब नीचे लिखो रिप्रेजेंटेशन, जल्दी से लिखो रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन लिख लो बेटा, रिप्रेजेंटेशन। चलें लिखो, रिप्रेजेंटेशन के आगे लिखो, लिखो स्टार लगा पॉइंट लिखो, लिखो एन ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। एक बार हमने बोल दिया, अब पेन उठा है, अब लिखाई होगी, क्योंकि 3-4 बार हम बोलेंगे, ये तो फिक्स है ना? अब हम दोबारा बोलेंगे ही नहीं, ठीक है? हाँ। अब देखो ये एक बार, अब नियम आपसे लग रहा है तो अब नहीं बोलेंगे, अभी पहले एक बार बोल देता हूं। हाँ, एन ऑर्बिटल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, दैट इज n, l, m, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है? हाँ, नई लाइन से, एन ऑर्बिटल कैन बी represented as
एच। अब यहां पे आ जाओ, कैसे, ऐसे लिखना, साई एन एल एम, साई एन एल, ये सब कॉमा लगा के हैं बेटा। कॉमा नहीं, छीछा लेदर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ इसको कहते लोग रोज सही कर देंगे, करते ही नहीं इसको। ठीक है, अब नीचे इसको सवाल लिखो तो समझ आए कि ये क्या कहना चाह रहा है ना। लिखो, एग्जाम्पल लिखो, लिखो, एग्जाम्पल है, लिखो, साई 420, देखो साई 420 लिखने के बाद एरो लगाओ, फाइंड ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड सबसेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एंड सबसेल। क्लियर है, सेल एंड सबसेल। अच्छा देखो, अब देखो कितना सवाल सरल है। ये क्या है, एन है, ये क्या है, एल है, ये क्या है, एम है। लो, ऑल पॉसिबल क्वांटम नंबर आ गए। तो एन इक्वल टू क्या है, 2, सॉरी 4, एल इक्वल टू क्या है, 2, और एम इक्वल टू क्या है, 0। एम 0 आते ही तुम्हारे मन में क्या आया, ये पी जेड है। ये कौन है, हाँ ये कौन है, ये आपका पी जेड है। अब ये क्या है, ये है 4। अब ये क्या है, बताओ ये क्या है। अच्छा, अच्छा इसको पी का हम कहेंगे अभी, अरे पी अभी हम क्यों कहेंगे। अच्छा ये बताओ, हमने पी हटा दिया, क्यों हटाया, कि भैया पी अभी हम काहे को कहें, क्योंकि ये हमको किसके विषय में जानकारी दे रहा, कौन सा, एस पी डी। तो ये हो गया 4D, ये क्या हो गया 4D। अच्छा इतना तो समझ में आ गया 4D। अच्छा 4D में कौन, 4D में कौन, अब मेरी बात समझो, वेरी गुड। अब यहां डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। ठीक है, कितने हुए, 5। अच्छा ये कौन सा है, ये मान लो डी एक्स वाई है ना। ये कौन, डी जेड एक्स है। ये कौन है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये मान लो डी वाई जेड लिख दें, है ना, वाई वाई जेड लिख दें, हो गए। अब मेरी बात समझो, ये जो बीच वाला है यही आपका डी जेड स्क्वायर है, और इसकी जगह फिक्स होती है। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। हाँ ये सब इंटरचेंज होते रहते, यहां फिक्स है नहीं है कौन कौन होगा, लेकिन ये फिक्स है। हम, आपका मन करता उठा के इसको यहां ले आओ, आ जाएगा। इसका मन करे यहां लिख दो, इसका मन करे यहां लिख दो, लेकिन इसको और कहीं ना लिखना, ये यहीं लिखा जाएगा। क्लियर है। तो आज आप क्या सीखे, 2 बातें सीखे। पी ऑर्बिटल में, पी जेड फिक्स है ना, और डी में डी जेड स्क्वायर ये फिक्स है, ये फिक्स, ये फिक्स। इसको कहीं एक डिब्बे में जरूर लिख लो, यही आपके सवालों का निचोड़ है। क्लियर है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब देखो, अब इस बात को समझिएगा। अच्छा बताओ, यदि L इक्वल टू 2 था, है ना, यदि L इक्वल टू 2 था, तो जरा एक बात बताओ, M इक्वल टू क्या रहा होगा, M इक्वल टू रहा होगा -2
-1 0 +1 +2। क्लियर है? ये समझ में आया? लेकिन उसने यहां बोला 0, तो 0 यही तो है ना? तो ये देखो आपके 5 ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये, तीसरा ऑर्बिटल ये, चौथा ऑर्बिटल ये और पांचवा ऑर्बिटल ये। तो किस पे आया ये 0? ये आया dz²। तो ये क्या है? 4dz²। ये है रिप्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया सवाल बनेगा। हालत खराब हो जाएगी नॉर्मल बच्चों की। आई बात समझ में? इस टाइप का जमाना चल रहा आजकल। एक लाइन में सवाल तो पूछेगा, उसे छोटा समझने की कोशिश ना करना। क्लियर है? ये आया सबको समझ में? क्लियर है? बताओ, कभी ऐसे, अब आप जमाना ये आ गया, ऐसे पूछेगा तुमसे क्वांटम नंबर, बोलेगा साई 420 कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा? अच्छा, एक ऐसा सवाल और हो जाए, लिखो, एक सवाल और लिखो, लिखो, सवाल लिखो, सवाल लिखो। लिखो 2px, लिखो बेटा 2px लिखो इन 2px, इन लगा लो इसके पहले। लिखो इन 2px फाइंड ऑल क्वांटम नंबर, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर। क्या हमने बोला? क्या बोला? 2px, 2px के लिए सारे क्वांटम नंबर बताओ। अच्छा, एक तो चिल्ला चिल्ला पहले ही बोल रहा कि हम n है, n इक्वल टू क्या है? 2। क्लियर है? अच्छा बताओ, ये हो गया सेल। सेल के बाद कौन आता है? सब सेल। सब सेल कौन है? p। p का है तो क्या होगा? 1। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आया m। m का वैल्यू क्या होगा? -1 0 और +1, है ना? अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने बनाया p ऑर्बिटल, ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया। क्लियर है? हाँ, लेकिन आप जानते हो इनकी प्लेसें इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन इसकी नहीं। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, ये यदि हम इसको मान लिए ये क्या है? px, तो ये क्या होगा? py। और यदि हमने मान लिया ये py है, तो हमको कहना पड़ेगा कि ये px है, लेकिन pz हमेशा यही होगा। अब उसने देखो बोला px, तो बताओ px में क्या होगा? या तो -1 या तो +1। तो बताओ आंसर क्या बना? n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू क्या? +1 या -1। ये हुआ आपका आंसर। बढ़िया सवाल है। सवाल समझ में आ रहा? यही सब आपके एग्जाम में सवाल आएंगे, है ना? हाँ, आगे बढ़ा जाए। अच्छा बताओ, क्वांटम नंबर जितना पढ़ाया गया एकदम बढ़िया समझ में आया? किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्वांटम नंबर आपसे पूछ ले तो आप बता दोगे? बता दोगे? चलो अच्छा, आगे एक और लिख लो। आप अपने मन से बताइएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो। आया सवाल ना? अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल लिखो, लिखो। इन 3dxy, लिखो बेटा, इन 3dxy फाइंड n, l एंड m। n, l एंड m। हो गया? 3dxy,
है ना। अच्छा 3 क्या बोल रहा है, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, अच्छा d का वैल्यू बताओ, तो ये लिखवाया है। अच्छा m क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2 हो गया। ये देखो ऑर्बिटल बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, ये है, ये है, ये और ये, है ना। अब देखो इसकी जगह फिक्स है, लेकिन इससे हमें मतलब ही नहीं, है ना। तो अच्छा ये कौन है, जैसे ये हो गया डी एक्स वाई, है ना, ये हो गया डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये माइनस नहीं है, हाइफन है। क्लियर है। तो बताओ एक्स वाई कहाँ आएगा, या तो यहां आएगा और या तो यहां आएगा। क्लियर है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, है ना बेटा, और m इक्वल टू क्या लिखेंगे, -2 या +2, कोई भी हो सकता है। सवाल तो बढ़िया समझ में आ गया, क्लियर है, किसी तरीके कोई तकलीफ तो नहीं है। चलो अब अगला देख लो। हाँ अच्छा इतना तो समझ में आ गया ना। अच्छा उसके अंदर ये सब कंटेंट है। अब इसी को और आगे थोड़ा सा बढ़ाओ, लिखो, देखो यहां आ जाओ। अब लिखो नोड कितने तरीके के होंगे, 2 टाइप। लिखो नंबर 1, और प्रॉपर जगह में लिखना, ये सब सवाल आपके एकदम चल रहे हैं। लिखो 2 टाइप, लिखो नंबर 1, लिखो नंबर 1, लिखो रेडियल नोड, रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस। रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और नोडल सरफेस। नंबर 2, दूसरा नंबर लिखो, लिखो एंगुलर नोड और नॉन स्फेरिकल नोड और नोडल प्लेन। ठीक है। नीचे एक फार्मूला बनाओ, लिखो टोटल नोड इक्वल टू, क्या लिखोगे, टोटल नोड इक्वल टू रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है। अब तुमको हम एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बोलो रत्ना हो चाहे सतना, रत्ना ही है सतना, है ना। ऐसे लिखना, लिखो रत्ना, लिखो बेटा, लिखो रत्ना, लिख लो लिख लो लिख लो, बातें तुम यार। हाँ सारा लड़कियों के नाम पे बनाते हैं। हाँ कौन कह रहा, अच्छा इसका और क्या बन सकता था। देखो तुमको एक बात बता दें, आज तुम समझ लो, आज जो तुम टहल रहे हो तो मम्मी के न्यूक्लियस लेके टहल रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जब फर्टिलाइजेशन होता तो न्यूक्लियस किसका इस्तेमाल होता है, किसका इस्तेमाल होता है, स्पर्म का नहीं होता है, ओवम का होता है। तो सोचो तभी से क्या है, सब कहानी तो है किसकी, फीमेल की, मेल तो जोकर है, नहीं समझ रहे हो। चलो आगे देखो, अब तुम्हें बायोलॉजी में समझा दिए हैं, क्लियर है। समझ में आ गया।
ये कहानी समझ में आ गया? आप जरा ध्यान से देखो, चलो इनके फुल फॉर्म लिखो। अब सुनो बेटा, इसी को कर लो एस, आर भी दिखना चाहिए, एस भी दिखना चाहिए। आर भी दिखना चाहिए, एस भी दिखना चाहिए। इसका मतलब समझ गए ना? रेडियल नोड का ही दूसरा नाम है स्फेरिकल नोड। तो यदि रेडियल नोड से नाम लेंगे तो रत्ना, और स्फेरिकल नोड से नाम लेंगे तो सतना। इसका मतलब रत्ना और सतना सेम है। क्लियर है? तो इसका फुल फॉर्म लिखो। क्या लिखोगे? रेडियल नोड, और इसी का दूसरा नाम क्या है बता बेटा? स्फेरिकल नोड। अच्छा ये क्या है? टोटल नोड। अच्छा ये क्या है? ये है नोडल प्लेन। ठीक है। अच्छा ये क्या है? क्या है बेटा? एंगुलर नोड। लिख लो। ठीक है। अब सुनो, यदि आपको स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालना हो तो आप फार्मूला लगाना n माइनस एल माइनस 1। यदि आपको टोटल नोड की संख्या जाननी हो तो आप कर देना n माइनस 1। यदि आपको नोडल प्लेन की जानकारी लेनी हो तो क्या किसके बराबर होती है? l। और एंगुलर नोड भी किसके बराबर होते हैं? l। सब में तो यह फार्मूला लगता है एक्सेप्ट पी जेड, सॉरी, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर के पे ये फार्मूला नहीं लगता है। ये डी जेड स्क्वायर तो समझ में आ ही रहा है ना? हाँ, डी जेड स्क्वायर के पास नोडल प्लेन की संख्या होती है। बताओ बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जानकारी कहां से इकट्ठा किए हो? कितनी होती है? 0। हाँ, नोडल प्लेन की कितनी संख्या होती है? नहीं समझ रहे हो? ये फिजिक्स लगा रहे हैं। अच्छा नोड और अच्छा बताओ, एक्सिस और प्लेन में क्या अंतर है? कितना फर्जी की जानकारी। सुनो, बोलो। जो प्लेन में होगा और जो नहीं होगा वही एक्सिस। एक्स वाई प्लेन कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स और वाई आ गए ना, जेड एक्सिस को। कुछ जुगाड़ उगाड़ तो है नहीं, बस रटे पड़े हैं। जो प्लेन में आ जाए और जो प्लेन में ना आए वही एक्सिस। हमने कहा एक्स वाई एक्सिस कौन से, एक्स वाई प्लेन कौन सी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड को। अच्छा, वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड। अच्छा और कोई कॉम्बिनेशन बनाओ, वाई जेड। समझ में आ रहा? तो जो प्लेन में एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए, समझ में आ रहा, वो एक्सिस नहीं, अब वो प्लेन हो गई। क्लियर है? ले आ गया। फर्जी रटे रहते हो तुम लोग। अब हमने कहा जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय विच प्लेन? एक्स वाई प्लेन। फिजिक्स में इसी को पढ़ाने में बहुत समय लगाते मास्टर साहब। चलो अच्छा, ये वाला समझ में आ गया। अब इसी का एक सवाल लिख लो। सवाल लिखो। देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुगाड़ फिजिक्स में है, सबसे ज्यादा जुगाड़। सवाल लिख लो, सवाल लिखो। इसका एप्लीकेशन तो करवा दे। समय कहां से हो गया? 45 के पहले कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल क्लियर है? चलो आगे देखो, सवाल लिखो। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं। सवाल लिखो बेटा। फाइंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड। बातें नहीं, कोई बात नहीं करेगा। फाइंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन 4D सबसेल। इन 4D सबसेल।
इन 4D सबसेल। सवाल समझ में आ गया? हमने कहा 4D सबसेल में आप हमें एंगुलर नोड बता दो। तो आपने कहा कि एंगुलर नोड एल के बराबर होता है। एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। चलो जब फार्मूले में चलो वहां देख लो, पता लगे एन और एल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। रत्ना में चलो, रत्ना में वहां एन को लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखो, और एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब इन फार्मूलों में जो एन इस्तेमाल हुआ है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो एल इस्तेमाल हुआ है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्लियर है? अब हमसे कहा कि 4D में बताओ एंगुलर नोड कितने हैं। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एन को। और ये किसको? एल को। अच्छा बताओ इसके लिए एल की संख्या कितनी होगी? 2। तो बताओ आंसर क्या आ गया? 2। एंगुलर नोडों की संख्या होगी 2। नहीं समझ में आया? आया ना? हाँ आया? क्लियर हुआ? पक्का? दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड, फाइंड नंबर ऑफ रेडियल नोड in 3p orbital, in 3p orbital, 3p orbital। वेरी गुड। आंसर कम से कम निकाल तो पाए। जीरो बोलते हुए कुछ अजीब सा नहीं लगा है ये? अच्छा बताओ रेडियल नोड का फार्मूला क्या है? सबसे पहले बताओ, रेशो बताओ, पीछे बताओ। फार्मूला क्या है रेडियल नोड का? n माइनस एल माइनस 1। तो तुम्हें n और l तो पहले जानकारी करो। n कितना है? 3। और l कितना है? 1। तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2। आंसर आएगा 1। रेडियल नोडों की संख्या 1। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्लियर है? चलो अच्छा एक सवाल और लगाओ। सवाल इतने लगाओ, इतने लगाओ। चलो अगला लिखो, लिखो, लिखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, इन d ऑर्बिटल इज, इन d ऑर्बिटल इज। आराम से बोलेंगे लेकिन सही जवाब बोलेंगे। अब तुम्हें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का तो सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, एल प्लस 1 h अपान 2 पाई। जाओ जरा शर्मिंदगी से एक बार वो फार्मूला देखो सब लोग, क्योंकि याद तो होगा नहीं। यही है। तो इस फार्मूले को लगाने के लिए आपको चाहिए क्या? एल चाहिए। अच्छा बताओ डी सबसेल का एल कितना होगा? 2। लो यहां से ये पता चल गया। यहां अंडर रूट एल की संख्या क्या मालूम पड़ी? 2। 2 और 2 प्लस 1, और ये क्या है? h अपान 2 पाई। अच्छा ये क्या हो गया? 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ये क्या हो जाएगा? √6 h अपान 2 पाई। यही हुआ आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। हर टाइप के सवाल लगाए दे रहे हैं, जितने टाइप के हम सवाल पूछेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो तुमको पता ना हो। हाँ अब जरा ध्यान से देखो। हाँ इधर ध्यान से देखो, क्वांटम नंबर खत्म कर दें। देखो लास्ट में कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर, बाकी वहां सब खत्म। देखो स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो। देखो
इट रिप्रेजेंट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, है ना। देखो यदि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज इंटर कर रहा तो ऐसे लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज इंटर कर रहा तो ऐसे लिखेंगे। क्लियर है। और जब इसी क्लॉकवाइज को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटम नंबर में, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को +½ से लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -½ से। तो ये क्लियर हुआ। क्लियर। अब देखो क्या लिखा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, स्पिन कैसी होगी, डाउनवर्ड, और लिखेंगे कैसे, -½ क्लियर है। मान लो ऐसे कहीं लिखा होगा +-½ तो इसका मतलब समझ रहे हो कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। जैसे ऐसे कहीं लिखा है ऐसे, तो इसका S क्या होगा, +1/2। कहीं मान लो ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, S = -1/2। और कहीं ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है, +-1/2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी जल्दी में देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, +1/2, -1/2 R करके ये भी लिख लेना। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, है ना, लिख लो। क्लियर है। जैसे ये खत्म हो जाए, अगली क्लास में हम दूसरा चैप्टर फिर शुरू कर लेंगे, फिर बहुत कम चीजें बची हैं। क्लियर है। ओले पोले कितने देर का है ये, नहीं समझ रहे हो। आप सुनिएगा, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता देंगे। सुनो बेटा, देखो टोटल स्पिन यदि आपको निकालनी हो, टोटल स्पिन इक्वल टू, फार्मूला क्या बनता है, +-½ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला है। क्वेश्चन उसने पूछ ही लिया धीरे से। क्या पूछा है कि टोटल स्पिन बताओ D7 में। यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 है तो उसमें आप क्या बताओ, स्पिन बताओ। क्या बताओ, स्पिन। अच्छा जरा ध्यान से देखो, टोटल स्पिन का फार्मूला मालूम है, +-1/2। अच्छा देखो D7 में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अच्छा देखो D7 होगा तो ये D है ना बेटा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, बताओ अनपेयर्ड कितने लोग बचे, 3। तो बताओ यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां रख दिया, यहां। आंसर क्या आ गया, +-3/2। सुनील, ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखो, अब आपसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम पूछ ले तो यहां आप फार्मूला बना लो, क्या, √S S+1, जहां 3 लिखा उसको S करो। और देखो आगे क्या है, H/2π। अच्छा एक बात बताओ, सेल के अंदर एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, NH/2π। और अच्छा बताओ बेटा सब सेल के अंदर, अच्छा अच्छा ऑर्बिटल के लिए समझ में आ गया। अच्छा बताओ स्पिन के लिए, √S S+1 और आगे क्या है, H/2π। अच्छा सब में देखा होगा यही बदला है, सब में ये सेम है, इसीलिए हमने कहा था इसको अलग करके चलो। क्लियर है। अच्छा देखो इसको याद रखना, देखो N और S ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर है और इन्हीं पे ये दोनों डिपेंड होते हैं, है ना। क्लियर है। अच्छा एस तो खाली इलेक्ट्रॉन को क्या बताता है, स्पिन बताता है, तो उसका तो और किसी से मतलब है नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन दिखा उल्टा खड़ा दिखा तो बोला अच्छा एंटी क्लॉकवाइज, सीधा खड़ा दिखा क्लॉकवाइज, इसका और दुनिया से मतलब नहीं है। और बाकी ये दोनों इस पे डिपेंड हैं, एन पे। क्लियर है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर और ये डिपेंडेंट क्वांटम नंबर, है ना। हाँ बस अब जो आगे बचा है वो अगले एक क्लास के लिए भी है या नहीं, अगले क्लास में चैप्टर शुरू हो जाएगा दूसरा। क्लियर है। चैप्टर जो बन गया वही नहीं समझ रहे, यहां तुरंत तैयार होता है।